ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 3 है हमारा आज। तो प्रीवियस जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें जो मेन चीज थी, सॉरी एक सेकंड, रोटेशन हम कर लें उसकी। ओके जी, लेक्चर नंबर 3 में हमने मेरा डिस्कस किया था। पहली जो चीज थी उसमें वो था इंडिसेस को बैलेंस किया था हमने, ऐसे ही है ना प्रीवियस लेक्चर्स में। यस सर। इंडिसेस बैलेंस किए थे। इंडिसेस बैलेंस करने के बाद हमने लाइन एलिमेंट को भी देखा था, और को कंट्रा में कन्वर्ट करना हो, कोवेरिएंट वेक्टर को कंट्रा में, और कंट्रा वेरिएंट वेक्टर को अगर को में कन्वर्ट करना हो कोवेरिएंट में, तो ये हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी कि ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं को से कंट्रा में, कंट्रा से को में। यही काम किया था ना हमने। यस सर। यस सर। उसके अलावा और कोई चीज देखी थी? यही कुछ ही था। सर मिक्स्ड को भी ट्रांसफर किया था हमने, मिक्स हाँ, टेंसर मिक्स को भी और ट्रांसफर कंट्रा किया में। था, और मीट्रिक टेंसर भी पढ़ा था हमने, है ना। यस सर। मीट्रिक टेंसर यानी कि अगर वो लाइन एलिमेंट गिवन है उसको मीट्रिक टेंसर की फॉर्म में कैसे लिखना है, और वो उसकी फिलॉसफी हमने पढ़ी थी कि लाइन एलिमेंट बेसिकली बैक एंड पे डिस्टेंस फार्मूला से किस तरह से डेवलप करते हैं, उसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन को हमने देखा था, और मीट्रिक टेंसर को भी हमने देखा था कि कन्वर्ट करना होगा लाइन एलिमेंट को मीट्रिक टेंसर में लिखना हो तो किस तरह से लिख सकते हैं। और कर्व स्पेस टाइम और फ्लैट स्पेस टाइम में वो जो हमने बताया था, ठीक हो गया। ट्राइंगल के बारे में, राइट ट्राइंगल कब बनती है कब नहीं बनती, ठीक है। ये चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। आज एक सेकंड, एक सेकंड स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है?
वालेकुम सलाम। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके ओके। अच्छा, और जैसे मेरे यूनिवर्सिटी से कॉल आ गई थी तो इसलिए मुझे अटेंड करनी पड़ी, ऑफिशियल नंबर से कॉल आई। ओके, अब आज का जो लेक्चर है ये तो हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है वो है। आज हमने प्रीवियस लेक्चर में जो मेन चीज पढ़ी थी वो था कि बेसिकली हमने वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म किया था या टेंसर्स को ट्रांसफॉर्म किया था, को कंट्रा में, कंट्रा को में, या मिक्स वालों को ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी हमने, या मीट्रिक टेंसर हमने पढ़ लिया सर। मीट्रिक टेंसर और लाइन एलिमेंट्स के आपस में क्या रिलेशन है वो चीज हमने डिस्कस कर ली थी। आज जो हमने करना है, जो लेक्चर के एंड पे आपको मैंने बताया था कि अगर GAB एक मीट्रिक टेंसर है हमारे पास, लेट्स से ये इक्वल है हमारे पास, बल्कि इसको पहले लाइन एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं कि ds² इज इक्वल टू dx² प्लस dy² प्लस dz²। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, ठीक है। और इसका जो हमारे पास मीट्रिक टेंसर था दैट वुड बी GAB 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये इसका हमारे पास मीट्रिक टेंसर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब हमें आज की क्लास में देखना है कि अगर हमें लेट से ये तो था कार्टेशियन और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे, x y एंड z, यानी कि टेंसर की फॉर्म में 1 2 और 3। 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 y को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और दूसरा जो हमने देखा था इसके बाद वो था सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल में क्या होता है जी, याद है किसी को कि नहीं, जो मैंने लिखवाया था, ds² इज इक्वल टू dr² plus r² plus dz²। ये था। तो Yes, sir. ये था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक हो गया। और इसका इसका जो मीट्रिक टेंसर था वो बना हमारे पास 1 0 0 0 r² 0 0 0 एंड 1, ठीक है। और इसके जो इंडिपेंडेंट थे वो क्या थे जी, r थीटा एंड z, यानी कि 1 जो है वो r को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 थीटा को, और 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा जी, z को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। अब ये वो बातें जो हमने लास्ट क्लास में की थी ये आपको पता होना चाहिए था। अब हमने जो मेन काम करना है इसके अंदर, आज की क्लास में जो हमारा फोकस होगा वो हमें ट्रांसफॉर्म करना है कि अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, ठीक है, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, उसका मीट्रिक गिवन हो, तो उस मीट्रिक को अगर आपको ये कहा जाए कि आप कन्वर्ट करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ट्रांसफॉर्म करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हमने ट्रांसफॉर्म करना हो, तो आप उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, वो चीज हमें सीखनी है। तो लाइक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कह लें, एग्जांपल कह लें, इट्स अप टू यू के कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स into cylindrical coordinates, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी वो क्या है, सॉल्यूशन से पहले बल्कि कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे दैट वुड बी इक्वल टू GAB 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें वेरिएबल्स का पता है, ये क्या है जी, x y एंड z,
और हमने कन्वर्ट किस में करना है इसको, अब आपने सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है, यानी कि x को कन्वर्ट करना है r में, y को कन्वर्ट करना है थीटा में, और g किस में जाएगा, z में ही जाएगा। ठीक है, और ये तो चीजें जो हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करनी है, जो हमारा मेन टारगेट है, ये चीज है x r और y z। ठीक है, अब गिवन क्या होगा कि हमें रिलेशन जनरली गिवन है कि x का जो होता है r cos थीटा इक्वल होता है y भी इक्वल होता है r sin थीटा के, और z इक्वल होता है हमेशा z के। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को आपने बेसिकली यूज करना है, इस इंफॉर्मेशन को आपने बेसिकली यूज करना है कि, और हमने फाइंड आउट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, यानी आपको सिलेंड्रिकल गिवन नहीं है, लेकिन आपको उसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और r थीटा एंड z, उनमें रिलेशन गिवन है कि x वुड बी इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा एंड z इज इक्वल टू z। इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए वी हैव टू ट्रांसफॉर्म कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बड़े आवाज आपको क्लियर आ रही है ना, आवाज स्क्रीन वगैरह सही शो हो रही है ना, अगर कोई इशू हो तो बता देना मुझे। यस सर। यस सर, ठीक है। ओके, अब ये देखो, जब हम सोल्यूशन में जाएंगे तो अब हमारे पास बेसिकली जो गिवन पहले जो चीज है वो पहले आप अंडरस्टैंड करो। फर्स्ट एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। जी ए बी जो गिवन है आपको, तो ये एलिमेंट्स कौन से हैं, G11 G12 G13 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 21 22 and 23 and that would be equal to 31 32 and 33। ये आपको ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, ये आपको मैट्रिक ऑलरेडी गिवन है, यानी कि ये जो एंट्रीज हैं ये वैल्यू किसकी है, G11 की है, ये 0 G12 का, ये G13। ये बेसिकली इसी को मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है, GAB को GAB की फॉर्म में, लेकिन जेनेरिक फॉर्म में लिखा है ताकि आपको पता हो कि बेसिकली G11 की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, G22 की भी 1 और G33 की भी 1 है, उसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज क्या है 0 है। तो ये तो मीट्रिक हमें गिवन था। अब हमने नया मीट्रिक बेसिकली फाइंड आउट करना है, जो हमारा मेन टारगेट है कि इसको यूज करते हुए इसी को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है दैट वुड बी x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, इसको यूज करते हुए हमने नया मीट्रिक फाइंड आउट करना है। दैट वुड लेट्स से हम कहते हैं वो GAB प्राइम है, उसकी वैल्यू भी सेम वैसे ही आ रही है G11 प्राइम, जस्ट फर्क क्या आएगा, प्राइम में आ जाएगा, तो G13 प्राइम and similarly G21 प्राइम, G22 प्राइम, G23 प्राइम, और यहाँ पे G31 प्राइम, G32 प्राइम और G33 प्राइम। ये चीज हमें चाहिए, यानी कि जो आपके पास जो लेफ्ट में मैंने जो ब्लू में जो मैंने लिखा है ये हमें गिवन है, जो कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, और हमें इसको कन्वर्ट करना किस में, सिलेंड्रिकल में। हमें ये न्यू, हमें ये वाले इंडिसेस में हमें ये वैल्यूज हमें चाहिए। तो मीट्रिक, एक मीट्रिक टेंसर को गिवन है, उससे दूसरा मीट्रिक टेंसर हमने फाइंड आउट करना है, और दोनों ही किस में, कोवेरिएंट में है। इसके में भी सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इंडिसेस, और इसके भी सबस्क्रिप्ट में ही इंडिसेस आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली को से को में ही ट्रांसफॉर्मेशन है इन इस रिलेशन को यूज करते हुए, यानी कि अब ये नहीं कि को से कंट्रा में जा रहे हैं, कंट्रा से को में आ रहे हैं, बेसिकली पूरा का पूरा मीट्रिक टेंसर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, लेकिन को से को में ही जा रहा है। GAB वाले न्यू है, और GAB प्राइम वाले जो है वो न्यू है हमारे पास मीट्रिक है, और GAB वाला जो है वो आपके पास एक ओल्ड मीट्रिक आपको गिवन है, जिसकी वैल्यू भी आपके पास है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है 1 1 प्राइम, 1 2 प्राइम, 1 3 प्राइम, सो ऑन, इन सब की वैल्यूज अभी हमने फाइंड आउट करनी है इस रिलेशन को यूज करते हुए। और फिर फिलॉसफी वही होगी जो हमने लास्ट क्लास में सीखी थी ट्रांसफॉर्मेशन की। तो अब इसको स्टार्ट करता हूँ मैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है कि हमने करना क्या है, ये बात समझ में आ गई है कि हम क्या चीज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बेसिकली? यस यस सर। सर। सही है, दोबारा बता Yes, दो।
हमने बच्चे आप लेट आए हो? एस क्या नाम है? हसन के हसन क्या नाम है आपका? किसने पूछा है? सर मेरा नाम सलमान है सर। मैं लेट नहीं आया, लेकिन सर वो मुझे समझ नहीं आ रही अभी आपने क्या बताया। ओके बच्चे, हमने बेसिकली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये 1 0 0 0 1 0 ये हमें गिवन है। हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, ठीक है। कार्टेशियन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं x y z, और हमने इसको कन्वर्ट करना है सिलेंड्रिकल में, दैट वुड बी इक्वल टू r थीटा एंड z। तो हमने एक्स वाई जी को आर थीटा जी में कन्वर्ट करना है, पूरे के पूरे इस मैट्रिक्स को जो कि 1 0 0 0 1 0 जी ए भी पूरा मैट्रिक है। तो हमें बेसिकली इसको इसमें कन्वर्ट करना है, हमें ये वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ठीक है सर। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो चीज है, पहले जनरल रिलेशन इसका लिख लो कि जनरल रिलेशन क्या होगा कि हमारे पास जी ए और बी प्राइम ये हमने फाइंड आउट करना। अब दो इंडिसेस है ना, दो इंडिसेस हैं, तो इट मीन टू से दो दफा क्या आएगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स एंड अगेन पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स एंड जी, ये ए एंड बी ये ओल्ड वाले इंडिसेस है। प्राइम वाला जो है ये दे में रखना, प्राइम वाले न्यू है और ए बी जो है वो हमारे पास ओल्ड है, ठीक है। ओके, जब को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं तो को के लिए डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आता है, न्यू के रिस्पेक्ट से या ओल्ड के रिस्पेक्ट से? सर न्यू के रिस्पेक्ट से। तो नीचे वाले में क्या आएगा फिर, प्राइम के साथ ए और प्राइम के साथ बी, यानी कि ए प्राइम एंड बी प्राइम, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, ए एंड बी, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। अब ये देखो, ये हमारे पास एक जनरल रिलेशन बन गया, ये आपने यूज करा, इसको हम बेसिकली एक्सपेंड करेंगे क्योंकि जी ए बी में कन्वर्ट तो हो गया, मैट्रिक्स था, टेंसर था बेसिकली ये भी, तो टेंसर को ट्रांसफॉर्म हमने कर लिया, को था को की फॉर्म में था तो को के फॉर्म में उसका जनरल रिलेशन हमने लिख लिया। अब इसको एक्सपेंड करके तो ये जो हमारे पास जितनी भी वैल्यूज हैं इसी रिलेशन को एक्सपेंड करके ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। 1 1 2 2 वाली वैल्यूज हम यूज करेंगे, प्राइम वाली वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और वहां पे हमें हेल्प आउट क्या करेगा, ये रिलेशन हमें हेल्प करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी एक और चीज का ख्याल रखना आप लोगों ने कि जो 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, z को। सिमिलरली अगर r की बात की जाए, r किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ जरा, 1 1 2 2 1 प्राइम और ये 2 प्राइम है और ये 3 3 प्राइम। प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। समझ रहे हैं बात? यानी कि ये जो चीज है, एक ये हमारे पास ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब इसी को हम लोग अब आगे यूज करते हैं, इसका ख्याल रखिएगा कि वो वैल्यूज का क्या था। अब ये देखो, पहला एलिमेंट्स क्या होगा मैट्रिक में, G11, ए और बी यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड पे, इनको हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हमें चाहिए है G11 प्राइम, ठीक है, G11 प्राइम। तो G11 प्राइम आएगा, दैट इज इक्वल टू, अब ए और बी पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल एक्स, और यहाँ पे भी क्या आ गया, ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा जी हमारे पास यहाँ पे 1 1 1 1 1 1। और अब एक इसमें एक और चीज है, अब मुझे ये बताओ कि ये ए बी है और ये भी ए और बी है, और ये प्राइम वाला है और ये भी क्या है, यानी कि ये बेसिकली ए प्राइम एंड बी प्राइम है। अगर हम इसको तरतीब से लिख रहे हैं लेट्स से, तो दैट वुड बी पार्शियल एक्स ए प्राइम पार्शियल एक्स बी प्राइम, ऐसे ही है ना।
ये ए प्राइम है और बी प्राइम है। तो अब डेरिवेटिव न्यू के रिस्पेक्ट से आएगा, तो ये इधर डमी कौन सा है और फिक्स कौन सा है, मुझे ये बताओ पहले राइट साइड पे। सर ए बी डमी और प्राइम वाला क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ऐसे ही है ना, फिक्स हो जाएगा वो। यस सर। प्राइम वाला फिक्स होगा। ठीक है, तो यानी कि और राइट साइड पे भी क्या था, ये प्राइम वाला था, ए बी प्राइम के साथ था, ऐसे ही है ना। यस सर। ओके, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि अगर ये प्राइम में था तो इधर क्या आ गया 1, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। तो अगर ये डमी है तो इसको हम बाद में एक्सपेंड करते हैं, ए बी और ये भी ए और ये भी क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात की। यस सर, पहले फिक्स पहले आगे सर एक्सपेंड दोबारा करेंगे। बता दें, सर दोबारा बता दें, नहीं आई समझ। इसमें बात ये है कि पहले जो लास्ट क्लास की आप आई थिंक आपने प्रैक्टिस कम की है, मैंने बताया था कि पहले फिक्स इंडेक्स को एक्सपेंड करते हैं और बाद में डमी को एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसकी आपको बताऊं तो ये बेसिकली क्या है, हमारे पास जी ए प्राइम एंड बी प्राइम है। ठीक है, तो ए प्राइम और बी प्राइम वाला जो है इंडिसेस वो बेसिकली न्यू वाले हैं जो आपने फाइंड आउट करने हैं, और जैसे जो विदाउट प्राइम्स हैं ए और बी वो क्या है हमारे पास ओल्ड वाले इंडिसेस हैं। तो जब को था तो को में हमेशा न्यू वाले के रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते थे, तो न्यू के रिस्पेक्ट से क्या आ गया, प्राइम के रिस्पेक्ट से क्या आ गया हमारे पास, डेरिवेटिव आ गया। जब प्राइम वाले के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया तो ए बी और ए एंड बी इंडिसेस आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिए। अब जो प्राइम वाला है, प्राइम वाला क्या है हमारे पास, फ्री इंडेक्स है, फिक्स इंडेक्स है बेसिकली प्राइम वाला, और ए बी जो है वो क्या बन गया, डमी। तो हमें पहले क्या चाहिए, 1 की वैल्यू चाहिए, 1 प्राइम की, जब 1 प्राइम की वैल्यू अगर हमें चाहिए प्राइम वाले की, तो इधर ए प्राइम बी प्राइम, तो इसको फिक्स किया था हमने, तो फिक्स वाले की पहले वैल्यू हमने 1 एंड 1 हमने लिख दी। लेकिन डमी क्या था, ए बी ये दोनों क्या थे, डमी थे। तो डमी की वैल्यू हमने अभी रिप्लेस नहीं की, जस्ट किसकी की है, अभी हमने फिक्स वाले की हमने वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस किया। ठीक सर है, वो जो पुराना होगा वो डमी हो जाएगा। हाँ वो डमी हो जाएगा, जो ओल्ड था वो डमी हो गया ना यहाँ पे हमारे पास जी, और जो न्यू होगा वो फिक्स हो जाएगा। वो फिक्स हो गया। ठीक है, ओके। ओके अब सर। जब ये हो गया तो जब फिक्स इंडिसेस की वैल्यू पुट हो गई ए प्राइम और बी प्राइम की, तो अब हमने किसकी पुट करनी है यहाँ पे, डमी इंडिसेस को एक्सपेंड करना है। तो G11 प्राइम तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन पार्शियल एक्स ए की जगह पे क्या वैल्यू आएगी अब, 1 ओवर पार्शियल एक्स 1 प्राइम, नीचे भी प्राइम है और इधर भी प्राइम है, और पार्शियल एक्स इधर भी क्या आएगा 1 और नीचे क्या आ जाएगा जी, पार्शियल एक्स 1 प्राइम आ जाएगा, और G11 प्लस, क्योंकि डमी है ना, तो ए बी, यहाँ की ए बी और ये ए बी दोनों की सेम वैल्यूज होंगे। जब ए बी की मैंने वैल्यू पहले क्या ली है, 1 ली है, तो इधर भी ए की जगह पे 1 ही आएगा और बी की जगह पे 1 आएगा। अब इसकी वैल्यू ए बी की मैं 2 लूंगा, तो ए की जगह पे भी 2 आ जाएगा और बी की जगह पे भी 2 आ जाएगा। फिक्स वाले तो ऑलरेडी एक्सपैंड हो चुका है, तो वो एज इट इज ही रहेगा, उसको अभी हमने चेंज नहीं करना। ओके, अब ये देखो, प्लस पार्शियल एक्स 2 ओवर पार्शियल एक्स 1 प्राइम, पार्शियल एक्स 2 ओवर पार्शियल एक्स 1 प्राइम, और साथ क्या आएगा यहाँ पे G22 प्लस पार्शियल एक्स 3 ओवर पार्शियल एक्स 1 प्राइम, पार्शियल एक्स 3 ओवर पार्शियल एक्स 1 प्राइम, और साथ क्या आ जाएगा G33 आ जाएगा। अब ये देखो कि अब आप इधर एक चीज ये पूछ सकते हो, अभी मैंने बेसिकली
सिर्फ फिक्स इंडेक्स को 1 1 लिया है, क्योंकि ये ए प्राइम और बी प्राइम था। ये देखो ए प्राइम एंड बी प्राइम, तो ए प्राइम की वैल्यू भी जो है वो 1 2 और 3 आएगी। लेकिन मैंने अभी जस्ट क्या लिया, 1 लिया इसमें से। वो क्यों लिया है, क्योंकि अभी इसकी 1 1 प्राइम की वैल्यू चाहिए, बाद में मैं 2 2 प्राइम की वैल्यू फाइंड करूंगा, फिर 3 3 प्राइम की। सिमिलरली क्योंकि ये देखो हमें वैल्यू चाहिए इस सब की, 1 1 प्राइम, 1 2 प्राइम, 1 3 प्राइम, 2 1 2 2 2 3। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये देखो, तो इस रिलेशन में राइट साइड पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, जी ए बी। तो हमारे पास मीट्रिक क्या था, डायगोनल था। अगर यहाँ पे वैल्यू आ रहे ए बी की जगह पे 1 2, या 2 3 आ रहे, या 2 1 आ रहे, तो इन सब वैल्यू पे ये जी ए बी की वैल्यू क्या होगी, 0। एंड 0 इंटू समथिंग 0, ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ए बी के जो जहाँ पे जो वैल्यूज है वो सिर्फ कौन सी ली है, डायगोनल ली है, बाकी सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। हालांकि ये सारा एक्सपैंड होगा, 1 1 2 2 3 3, 1 2 2 1 2 3 1 3, सारी वैल्यू एक्सपैंड होनी है, लेकिन वो सारी की सारी क्या हो जानी है, 0 हो जाएंगी। और नॉन जीरो सिर्फ ये बचेंगे जिनके अंदर ये मीट्रिक टेंस से डायगोनल आ रहा है, जी 2 2 आया, जी 3 3 आ रहा है, और जी 1 1 आ रहा है। अब इसके बाद क्या होगा हमारे पास कि इसमें क्या है कि अब ये देखो x1 विदाउट प्राइम जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x जो है x1 बेसिकली x को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। तो पार्शियल x ओवर 1 प्राइम कौन सा है यहाँ पे, 1 प्राइम क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है, r। ये देखो R 1 प्राइम इक्वल है r के इक्वल है, तो 1 प्राइम की जगह पे इधर क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। इधर भी पार्शियल x ओवर पार्शियल r आ जाएगा। और g1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 1 ही है, तो g1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी। सिमिलरली पार्शियल x2 की जगह पे क्या आएगा, मुझे बताओ जरा, Y y आएगा। क्योंकि ये देखो x के बहाने, तो ये देखो ये जो वैल्यू है ये x1 की है, ये वैल्यू x2 की है, और ये x3 की। तो 3 की से 2 की जगह पे y, 3 की जगह पे z, जब प्राइम के बगैर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल y ओवर नीचे फिर 1 प्राइम है तो वो r को ही रिप्रेजेंट करेगा, और ऊपर फिर y, और नीचे r ही आ रहेगा। और g2 की वैल्यू फिर अगेन क्या है, 1 है। और अब x3 की जगह पे क्या आ रहेगा, z, पार्शियल z ओवर पार्शियल r, अगेन पार्शियल z ओवर पार्शियल r, एंड g3 की वैल्यू फिर से क्या है, 1 है। अब ये देखो इसको आप लिख सकते हो पार्शियल x ओवर पार्शियल r होल स्क्वायर, क्योंकि प्रोडक्ट में है, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल r होल स्क्वायर प्लस पार्शियल z ओवर पार्शियल r, ये क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। यहाँ तक पहले देखो कोई क्वेश्चन आया तो मुझसे पूछ लो कि चीज को हमें इस चीज को कैसे एक्सपेंड किया। कोई क्वेश्चन है एनीवन, कोई चीज जो नहीं समझ में आई। No sir No, sir. No sir ओके, अब ये देखो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है, और z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r है। तो हम x का r के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव नहीं ले सकते, वो 0 हो जाएगा। तो करना क्या पड़ेगा कि x की जो रिलेशन हमें गिवन था, x किसके इक्वल होता है, r कोस थीटा के, y किसके इक्वल है, r साइन थीटा के, और z किसके इक्वल है, z के। तो वहां पे जो एक्स वाई जी हैं उनकी जगह पे जो जो रिलेशन गिवन है हमें कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल के वेरिएबल्स का आपस में, वो रिलेशन हम वहां पे पुट कर देंगे। तो ये देखो अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, पार्शियल ओवर पार्शियल आर, एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल आर, और y की जगह पे क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, प्लस
पार्शियल ओवर पार्शियल आर, और जी की जगह पे जी था तो जी ही आ जाएगा, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। समझ आ गई बात की? यस सर। अब क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है तो कोस थीटा जो है उसके ऊपर ये डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा। कोस जब पार्शियल डेरिवेटिव हो तो थीटा वाला एलिमेंट क्या बन जाता है, वो एज अ कांस्टेंट बिहेव होता है। तो हम कोस थीटा को डेरिवेटिव से बाहर लिख सकते हैं, अंदर क्या रहेगा, जस्ट आर रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, होल स्क्वायर प्लस। इसी तरह ये भी पार्शियल डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट से, तो साइन थीटा को हम बाहर ले, डेरिवेटिव से हम पार्शियल से बाहर ले आएंगे एंड दैट वुड बी जस्ट आर ओवर हियर। और ये क्या हो जाएगी टर्म, जीरो, क्योंकि आर और जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर लोगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। जीरो। समझ आ गई बात की? अब ये देखो, ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी विल गेट 1। क्यों? आर का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू आर लोगे तो 1 मिलेगा। cos थीटा इनटू 1, cos थीटा और cos थीटा का होल का क्या था, स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा। उसी सेम कांसेप्ट पे यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर बन जाएगा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कि प्राइम में भी G11 जो प्राइम हमें मिला है वो भी क्या मिल गया, हमें सेम टू सेम 1 ही मिल गया। समझ लगी बात की? इस पूरे स्टेप की कैसे किया हमने? Yes, यस sir. सर। ओके, ये हमें अभी तक सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट मिला G11 प्राइम। अब हमें क्या चाहिए, G22 प्राइम निकालेंगे, फिर G33 प्राइम हम फाइंड आउट करेंगे। उसके अलावा हालांकि बाकी सारी वेरिएशन एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन रीजन मैंने आपको बता दी है कि हमने बाकी सारी वेरिएशन यूज नहीं करनी, क्योंकि वो सारी क्या हो जाएंगी, जीरो। ठीक है, क्योंकि जब सर आप प्राइम में भी डायगोनल के अलावा वाला नहीं लेंगे, यानी कि वो ट्रांसफर नहीं, होकर कंफर्म है कि वो भी जीरो होगा। वो भी जीरो होता है, वो भी, क्योंकि ये देखो ना, कंफर्म इस जगह से कंफर्म हो रहा है ना हमारे पास कि ये टर्म साथ क्या हो रही है, प्रोडक्ट में आ रही है, मल्टीप्लाई। GAB। यस सर। तो ये सारी नॉन डायगोनल पे आंसर क्या देगा, जीरो। जीरो। जब नॉन डायगोनल इसने जीरो देना तो जीरो, जब इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या मिल जाना आपको, फिर से जीरो ही मिल जाना। जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली जीरो। तो यस सर, हाँ, थैंक यू। तो अगर नॉन डायगोनल मैट्रिक है तो उसको जब ट्रांसफॉर्म करोगे तो फिर तो वो फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक है तो डायगोनल मैट्रिक जब ट्रांसफॉर्म होता है तो अगेन डायगोनल ही मिलता है, और नॉन डायगोनल एंट्री सारी क्या होती है, हमेशा जीरो ही होती हैं। तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पे 1 प्राइम लिया, फिर 2 प्राइम लेंगे, 3 प्राइम लेंगे। लेकिन अगर मीट्रिक की हमारा नॉन डायगोनल होता है फिर आपको ये 1 2 प्राइम, 1 3 प्राइम, 2 1 प्राइम, ये सारी वैल्यूज भी आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है, लेकिन मेथड सेम यही था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन एनीवन? सर मतलब हम लोग ये वाला मेथड हम लोगों ने जस्ट ट्रांसफॉर्म करना है ना इसको, कि हम लोगों को अपने जब ट्रांसफॉर्म हो रही है तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या मिल रही हैं। तो सर हाँ, जो फॉर्मूला आपने हमें लाइन एलिमेंट का वो करवाया था लास्ट लेक्चर में, सर उससे मतलब हमारी ज़्यादा सिंपली, मतलब अगर हम लोग डेरिवेटिव ले रहे होते हैं तो वो फौरन मतलब एक्स वाई जी का कोऑर्डिनेट का लें तो हमारे पास पूरा वो आ जाता है। जैसे कि अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास सिलेंडर के 1 रो स्क्वायर 1 मतलब 1 आर स्क्वायर 1 आएगा, तो वो उससे भी सेम आएंगे, इससे भी सेम आएंगे। तो सर हम सेम लोग ये आएंगे। इतना लंबा पैटर्न, जी तो सर ये इतना नहीं, लंबा पैटर्न ये ज्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा? लास्ट क्लास में जो मैंने बताया वो तो जस्ट आपको मैंने बताया था कि लाइन एलिमेंट्स ये होते हैं। मैंने ट्रांसफॉर्म करना नहीं बताया था कि एक लाइन एलिमेंट से दूसरे लाइन एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कैसे होना है। मैंने सिर्फ बताया था कि ये वाले होंगे, सिलेंड्रिकल में ये हैं, कार्टेशियन में ये हैं, और कोऑर्डिनेट्स में ये। वो जस्ट आपको मेमोराइजेशन के लिए बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि सर अगर वो, आपको एक को दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। कन्वर्जन नहीं बताई थी मैंने, यस सर, सिर्फ वेक्टर की यस बताई थी सर, मैंने। यस सर। सर लेकिन उसकी हम लोगों ने, जैसे आपने हमें एक्स वाई जी की वैल्यूज लिख के दी है ना, तो वो जो लाइन एलिमेंट का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जी स्क्वायर। सर अगर हम उसमें वैल्यू डेरिवेटिव लेकर उसको एक्सपैंड करें ना तो हमारे पास यही आंसर, मतलब पहले लाइन मीट्रिक एलिमेंट बनता है और उससे हम हाँ लाइन हाँ, एलिमेंट बनता है, मुझे पता है, उसके बाद वो मुझे हम पता उसको है, सिमेट्रिक कुछ वैसे फॉर्म ही में होगा। लिखते हैं। तो सर वो ज्यादा आसान नहीं है? नहीं, हमने उसे कुछ से करना नहीं है, उसे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, क्योंकि है तो वो भी डेरिवेटिव है ना, तो उसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और एक जी स्टेप नहीं आ जाएगा।
लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। वो रिसर्च को और कोर्स को अलग अलग रखो, समझे बात? ओके कोर्स में ये इस मेथड से करना है हमने। ओके, उसके बाद क्या है जी हमारे पास, अब जब हमारे पास G11 प्राइम आ गया, जब G11 प्राइम आ जाएगा हमारे पास, तो अब हमें क्या फाइंड करना है? दूसरा डायगोनल एलिमेंट फाइंड करना है, दैट वुड बी G22 प्राइम। अब G22 प्राइम है अगर, तो अगेन वही कि यही फार्मूले में हमारे पास ऊपर क्या आएगा? पार्शियल एक्स ए और पार्शियल एक्स बी, और यहाँ पे क्या आ गया? GAB, और इधर क्या आ गया? पार्शियल एक्स 2 प्राइम एंड पार्शियल एक्स 2 प्राइम। यही आएगा ना? Yes, sir. यस सर। इनके प्राइम की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी और बाकी दोनों डमीज को एज इट इज ही रहने दिया। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो पार्शियल एक्स, ये यहाँ पे क्या आएगा? 1 और पार्शियल एक्स 2 प्राइम और पार्शियल एक्स 1 ओवर पार्शियल एक्स 2 प्राइम एंड दैट वुड बी जी, सॉरी जी, इधर क्या आएगा जी? 1 1 के 2 2, So यहाँ पे 1 क्या 1. आएगा? 1 1 ही आएगा सर। 1 1 आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 1 किया है ना, ये 1 है और ये 1 है, तो ए बी ये डमी थे ना, तो जो वैल्यू यहाँ पे ली है आपने ए बी की वही यहाँ पे आएंगे। तो ए 1 था, बी 1 था, तो इधर भी क्या आएगा? 1 1 ही आएगा, क्योंकि एक टर्म के अंदर डमी इंडिसेस की वैल्यू सेम ही होती है। अगर ए की वैल्यू 1 है तो सब जगह पे ए की वैल्यू 1 ही आएगी एक सिंगल टर्म के अंदर। ओके, जब ये चीज होगी तो अब हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते रहेंगे। प्लस partial x2 and partial x2 over partial x2 prime over partial x2 prime, एंड अब यहाँ पे क्या आएगा? 2 2 आ जाएगा, ठीक है? प्लस partial x3 over partial x2 prime partial x2 prime and there would be G33। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो x ऊपर जो न्यूमरेटर में x1 वो x को रिप्रेजेंट करेगा, और नीचे ये 2 प्राइम है तो r एंड थीटा, तो नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही है ना? 2 प्राइम यस जो है सर। वो थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, और जो x1 है वो रिप्रेजेंट करेगा x को, यानी कि इधर लिख लेते हैं आसानी के लिए कि जो x1 है x2 है और x3, x1 x को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, x2 y को और x3 z को, और x1 प्राइम x2 प्राइम एंड x3 प्राइम ये रिप्रेजेंट करते हैं r थीटा एंड z को, ठीक है? ये हमारी एक टेंसर रिप्रेजेंटेशन होती है 1 2 3 वाली, दूसरी आपकी वो अलजेब्रिक जो है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा आ जाएगा जब आप x1 और x2 प्राइम की वैल्यू पुट करोगे, और इनका क्या आ गया? वो प्रोडक्ट में तो हम स्केल लिख सकते हैं, और G11 की वैल्यू हमें पता है, दैट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा? ये है जी पार्शियल x2, तो x2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को, तो पार्शियल y ओवर पार्शियल थीटा, डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम ही रहनी है, होल स्क्वायर, और G22 की वैल्यू अगेन 1 आ गई, प्लस x3 है तो x3 को रिप्रेजेंट कर रहा है z को ओवर थीटा एंड होल स्क्वायर, एंड G33 वो 1 ही था, वो ये वैल्यू हमने लिख दी सारी की सारी यूज करके। x की जगह पे क्या आ जाएगा? r cos थीटा पार्शियल थीटा आ जाएगा, और होल का क्या है जी? स्क्वायर है, प्लस ये आ गया जी पार्शियल r साइन थीटा, और डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट से है जी? थीटा के रिस्पेक्ट से, और होल का क्या आ गया जी? स्क्वायर आ गया, प्लस पार्शियल जी की है तो ये टर्म फिर से क्या हो जाएगी जी? 0 हो जाएगी, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब हम क्या करेंगे कि पार्शियल और पार्शियल थीटा, तो r वुड बी द वो बन जाएगा कांस्टेंट, तो r को अगर आप बाहर लिख दोगे इसमें से तो नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, r बाहर आ गया तो पार्शियल ओवर पार्शियल
थीटा आर स्क्वायर बाहर आएगा, ठीक है। हाँ आर स्क्वायर बाहर आएगा ना, और पार्शियल थीटा और अंदर क्या रह गया जी, कॉस ऑफ थीटा, इसका होल का क्या आ जाएगा स्क्वायर प्लस इसी तरह। जी बच्चे सर मैंने कहा इसका आंसर आर स्क्वायर आएगा। हाँ इसका आंसर आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर एंड ओके। अब आएगा जी पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा और अंदर क्या रहेगा जस्ट साइन थीटा और होल का क्या आ गया स्क्वायर, और आगे वाली टर्म तो जीरो हो चुकी थी। जब वो टर्म जीरो होगी तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे आर स्क्वायर, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा जी कोस्ट साइन का डेरिवेटिव cos थीटा होल स्क्वायर एंड वी विल गेट आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब ये चीज आ जाएगी तो हम इसमें से आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड वी विल गेट आर स्क्वायर, यानी कि G2 प्राइम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास जी आर स्क्वायर आ गई। समझ आ गई बात की? यस सर। ओके इसी सेम स्टेप मेन वही बात जो आपको पहले लगते थे, मैं बता रहा हूँ कि आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए मैट्रिक को ना। कोई भी टेंसर है उस टेंसर की एक्सपेंशन अगर आपको आती है तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, और टेंसर की फॉर्म में और अलजेब्रिक फॉर्म में ये चीजें किस पर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ये आपको पता होना चाहिए कि आर किसके इक्वल आएगा, इनके लेटर से R1 है R2 है व्हाटसोएवर, तो ये जो चीज है ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये अगर पता होगी तो फिर आप इजीली जस्ट वैल्यू पुट करनी है और डेरिवेटिव लेना है और आंसर आ जाएगा, एक्सपेंड करना है, ठीक है। इसी फुट टेस्ट पे आपने क्या फाइंड करना है जी G33, वो फाइंड कर लोगे कि मैं कर दूं सॉल्व? सर कर लिया, वन आंसर आ रहा है। ओके वो वन ही आएगा क्योंकि हमें वैसे भी पता था कि सिलेंड्रिकल जो है वो आपको यही आंसर देगा, ठीक है। तो G33 प्राइम भी आपके पास आ गया, यानी कि आपने जो ये मैट्रिक था हमने इस मैट्रिक में G11 की वैल्यू भी फाइंड कर ली, G22 प्राइम की वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड G33 प्राइम की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट कर ली है। जब ये इसकी जगह पुट कर देंगे और बाकी सारी आपको मैंने बताया है क्योंकि हमारे ओरिजिनल के अंदर नॉन डायगोनल जीरो थी, तो बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगी, ये तीनों ये जीरो और ये तीन भी क्या हो जाएंगी जीरो, और डायगोनल हम फाइंड कर चुके हैं। तो जो डायगोनल फाइंड किए हैं वो हम वहाँ पे डायगोनल की जगह पे वो सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो ये क्या आ रहेगा जी G A B प्राइम that would be equal to 1 0 0 0 R square 0 0 0 and 1। तो ये आपके क्या बन जाएंगे जी सिलेंड्रिकल, स्पेलिंग शायद गलत हो गई, वो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, और एंड पे इसका लाइन एलिमेंट भी लिखना है that would be equal to dx square, और ये क्या बनेगा जी पहला है तो डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस ये जी डी जी स्क्वायर। समझ लगी बात की? यस सर। ओके एक एग्जांपल और करवा दूं या ये चीज कर लोगे, अब ट्रांसफॉर्म करना कर लोगे आप? सर आप क्वेश्चन लिखवा दें, हम खुद ही कर लेंगे वो सॉल्व। ओके क्वेश्चन इसमें यही है, इसमें जो बनते हैं कि आपको मैंने टोटल बताए थे कि आपको ये पता होना चाहिए पहली बात कि आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए कार्टियन से। एक तो हमने सिलेंड्रिकल की एग्जांपल अभी कर ली, ठीक है, उसके बाद कार्टियन से ही आपको उसमें कन्वर्ट करना आना चाहिए स्फीयर में, स्फेरिकल में आना चाहिए, और फिर सिलेंड्रिकल को कन्वर्ट करना आना चाहिए स्फेरिकल में, और स्फेरिकल को दोबारा से किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए सिलेंड्रिकल में, ठीक है।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर मैं मिड टर्म आई डोंट नो अभी ऑनलाइन होता है या ऑन कैंपस होता है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन मैं इस तरह का रखूंगा कि इसमें आपको इंटर कन्वर्जन करनी होगी सिलेंड्रिकल से स्फेरिकल, स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल, कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल या कार्टेशियन से स्फेरिकल के अंदर, ठीक है। और मीट्रिक आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको मैं रिलेशंस लिखवा देता हूँ कि अगर कन्वर्ट करना हो आपने कार्टेशियन से स्फेरिकल में, अगर आपने लेट्स से कार्टेशियन से स्फेरिकल में जाना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो देन जो x होता है वो इक्वल होता है r sin थीटा एंड cos फाई के, और y इक्वल होगा r sin थीटा एंड sin फाई के, और सर इसका कैंसर भी लिखवा दे। z इक्वल होगा r ऑफ cos थीटा के। कार्टेशियन से स्फेरिकल में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ और सिर्फ फर्क कहाँ पे पड़ता होता है हर एक में, कि ये जो आपको रिलेशन गिवन था ये वाला, बेसिकली ये जो रिलेशन गिवन है आपको x इक्वल टू आर कोस थीटा, y इक्वल टू आर sin थीटा, z इक्वल टू z, ये यूज होना था कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल के लिए। तो लेकिन अगर आपने कार्टेशियन से जाना हो स्फेरिकल में तो देन ये रिलेशन यूज होता है, ठीक है। ये जो भी आपके सामने मैंने लिखा है, तो आपको ये रिलेशन बेसिकली पता होने चाहिए, ये पता होंगे तो फिर ही आप ये आपने मेमोराइज करने हैं कि पेपर अगर आपका ऑन कैंपस भी होता है मिड का, तो उसमें ये रिलेशन गिवन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी कि कन्वर्ट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ये ट्रांसफॉर्म सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स इनटू ट्रांसफर, उसमें किसी एक में भी कहा होगा। तो ये जो रिलेशन जो मैंने रेड में भी मैंने ब्लॉग में लिखा है, ये आपको सब के लिए पता होना चाहिए। कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल का मैंने आपको लिख दिया, ठीक है, और कार्टेशियन से स्फेरिकल का भी हमने लिख दिया। कार्टेशियन में वो आपको अगेन वही बात कि कार्टेशियन में वेरिएबल क्या होते हैं, एक्स वाई एंड जी, और स्फेरिकल में जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो होगा जी आर थीटा एंड फाई होंगे। और आपने बेसिकली जनरल जो एल्गोरिथम है वो आपने पहले बनाना है, जब वो बना लेंगे तो देन आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन चीज़ है कि जनरल एल्गोरिथम आपको बनाना आना चाहिए कि जी ए बी प्राइम किसके इक्वल होगा। तो लाजमी नहीं है कि आप उसको अल्फा बीटा में भी ए प्राइम बी प्राइम में भी लिखें, जे लाइक इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि जी ए बी प्राइम that is equal to partial x over partial x over partial x and g alpha beta, क्योंकि अल्फा बीटा के पुराने इंडिसेस थे, इसको हम पुराने इंडिसेस कंसीडर करेंगे, प्राइम वाले में न्यू कंसीडर करने हैं। तो अल्फा बीटा, तो यहाँ पे भी क्या आ गया अल्फा, और यहाँ पे भी क्या आ गया बीटा। तो ए बी जो है वो हमारे पास न्यू इंडिसेस है, न्यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ए आ रहेगा, सॉरी ये सुपर में लिखना है, यहाँ पे ए आ गया और यहाँ पे क्या आ गया बी। यानी अगर आप 1 प्राइम 2 प्राइम की जगह सिर्फ ए बी की फॉर्म में रिलेशन लिखना चाहें तो आप ए बी को सपोज कर लें कि ये डमी इंडिसेस हैं और ये ओल्ड वाले हैं, और प्राइम वाले क्या हैं ए बी के साथ जो हैं वो क्या है न्यू वाले हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन फिलॉसफी अगर पता हो तो चाहे अल्फा बीटा लिखो, ए बी लिखो या ए प्राइम बी प्राइम लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपकी मर्जी है, जिस वे से भी आप ज्यादा कन्वीनियंट है उस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जिस तरीके से प्रैक्टिस की होगी उसी से फिर आप पेपर में गलती के चांसेस कम है। लेकिन अगर डिफरेंट वेरिएशन यूज करोगे तो फिर मिस्टेक आप कर भी सकते हो। तो किसी एक नोटेशन के थ्रू आप प्रैक्टिस कर लें कि प्राइम है या व्हाटसोएवर, प्राइम के साथ फार्मूला याद कर लें, यानी कि याद क्या करना है कुछ पता होना चाहिए आपको कैसे बैलेंस करने हैं, या अल्फा बीटा के साथ आप उनको कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन यहाँ तक इस टॉपिक से रिलेटेड? स्फेरिकल से वापस कार्टेशियन में भी जा सकते हैं। हाँ बच्चे जा सकते हैं वो बस, लेकिन उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि इधर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी, फाई की वैल्यू चाहिए होगी, यानी कि इधर एक्स अगर जब आप कार्टेशियन से स्फेरिकल में जा रहे हैं
तो हमने ये लिखा कि x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है और z किसके इक्वल है। अगर आप बैकवर्ड आना चाह रहे हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा कि इधर इनको इसी रिलेशन को, ये वाला जो रिलेशन है इसको आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी r की और फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपको वहाँ भी यूज होंगी। r थीटा की फाई की वैल्यू इन तीन इक्वेशन को मैनिपुलेट करके आपको x y z की फॉर्म में निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, यस सर। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर सर आपको पता चलेगा कि कैसे होगा। हाँ बेटे बोलो। सर स्फेरिकल का मेट्रिक टेंसर क्या होगा? स्फेरिकल का मैंने लिखवाया हुआ है बच्चे, लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया आपने? सर आपने नहीं लिखवाया था। स्फेरिकल नहीं लिखवाया, मेरे ख्याल में तो लिखवाया था। हाँ बच्चे लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? स्फेरिकल का मीट्रिक क्या होता है? स्फेरिकल का देख के बताओ जरा नोटबुक्स पे, लिखवाया था कि नहीं? r square sin square थीटा और बाकी 0 हो जाते हैं। हाँ लिखवाया था ना मैंने। ये है G A B that is equal to 1 0 0 0, ये लिखवाया था मैंने। r स्क्वायर 0 0 0 r square r sin स्क्वायर square साइन स्क्वायर थीटा, ये स्फेरिकल का मीट्रिक है हमारा। इसका लाइन एलिमेंट भी मैंने लिखवाया था, दैट वुड बी इक्वल टू ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस यस सर ये r लिखवाया स्क्वायर d थीटा स्क्वायर प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड d फाई स्क्वायर। ये स्फेरिकल का था, इसमें इंडिपेंडेंट थे r थीटा एंड फाई। समझे बात? जी सर। तो ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए, ये कन्वर्जन की प्रैक्टिस करना कि कन्वर्ट कैसे होंगे। एटलीस्ट आपको कार्टेशियन को सिलेंड्रिकल में और कार्टेशियन को स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल को स्फेरिकल में, ये जो डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपको करनी आनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चे। अब उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन वाला यही तक ही है। लाइन एलिमेंट्स आपके पास सारे हैं और उनको ट्रांसफर करने का रिलेशन मैंने आपको बता दिया। ये फार्मूला था, आपको ये जो रेड सर्कल में मैंने बताया हुआ है ये पता होगा तो फिर प्रैक्टिस कर लेना। जो चीज़ ना समझ आए वो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा, क्लास वाले उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब ये तो हमारी सारी रिवीजन होगी टेंसर्स के बारे में। अब उन टेंसर्स को यूज करके हमारा जो जनरल रिलेटिविटी की जो पहली चीज है वो है जी क्रिस्टोफर सिंबल्स। ये क्रिस्टोफर सिंबल्स क्या चीज है और इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसका फार्मूला क्या है, ये चीजें हमने आज स्टार्ट करनी। जो दूसरा टॉपिक है हमारा आज का वो है क्रिस्टोफर सिंबल्स से रिलेटेड। लाइक अगर क्रिस्टोफर सिंबल्स, क्रिस्टोफर सिंबल जो है ये मेन जो इसका काम होता है ये बेसिकली आपको कर्वेचर प्रोवाइड करता है। ज्योमेट्रिकली जो इसके फिजिकल जो है ये आपको स्पेस टाइम का कर्वेचर के बारे में ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि जो इसकी वैल्यू आती है इन जनरल वो आपको बताती है कि कर्वेचर किस तरह का है और कर्वेचर किस हिसाब से चेंज होगा। तो क्रिस्टोफर सिंबल बेसिकली ऑल अबाउट द कर्वेचर। और ये भी एक टेंसर है, जैसे जी भी एक टेंसर था जिसको आप कहते हैं मीट्रिक टेंसर, और जो 9 एलिमेंट्स से फॉर्म होता है। अब क्रिस्टोफर सिंबल है कर्वेचर के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब इसका फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए ये है क्या, कि कैसे फाइंड किया जाता है। तो ये इसका इस तरह से ये इसकी एक सिंबल होता है क्रिस्टोफर सिंबल्स के लिए। ये इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 3 हमारे पास ये इंडिसेस होते हैं ए बी एंड सी। एक इंडिसेस कंट्रा में होता है और 2 इंडिसेस इसमें को में होते हैं, क्रिस्टोफर सिंबल जो होते हैं। ठीक है, और ये भी बेसिकली आपने टेंसर का जो कोर्स था उसके अंदर आपने पढ़ा हुआ है। तो ये भी एक किस्म की रिवीजन ही है।
इसलिए जरा मैं इसको जल्दी से कोशिश करूँ कवर कर लूँ। ABC दैट इज इक्वल टू 1/2 GA और म्यू एंड GB म्यू, या लेट्स से कोई भी किया जा सकता है, म्यू C प्लस GC म्यू कॉमा B माइनस GBC कॉमा म्यू। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि इसमें डमी इंडेक्स कौन सा है और फिक्स इंडेक्स कौन कौन से हैं इस फार्मूले में। डमी कौन कौन से हैं और फिक्स कौन कौन से हैं? सर बी और बी और सी क्या है बच्चे? डमी है सर। और ए और ये जो यू लिखा हुआ है म्यू कह लें इसको, ये वाला क्या? कैसे पता चला? सनी म्यू भी। हाँ ईमान आप क्या कह रहे हो? सर म्यू डमी है। और बाकी फ्री है। ABC तीनों फ्री हैं? यस सर। कैसे एक्सप्लेन करो, आप क्लास में तो वो तो कुछ और कह रहे हैं। बताओ हमजा, आप बताओ फिक्स कौन सा है इसमें और डमी कौन सा है? ABC तीनों फिक्स हैं और जो म्यू है वो डमी है। म्यू Why? रिपीट हो रहा है इसलिए वो डमी है, ABC रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, गुड। इसमें इस रिलेशन के अंदर जस्ट म्यू जो है, या यू पढ़ लें जो मर्जी आप इसको रीड आउट कर लें, ये डमी है। क्योंकि ये देखो अगर आप इसमें, तो हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक टर्म अगर आप, क्योंकि प्लस में टर्म्स बनती है ना, तो अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया जाए ए म्यू न्यू को, तो म्यू म्यू से कैंसिल आउट, ABC ये रिपीट नहीं हो रहा, तो म्यू और म्यू रिपीट हो रहा है जस्ट इस टर्म में, तो म्यू इज अ डमी इंडेक्स ओवर हियर। ABC तीनों क्या फिक्स हैं, और जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा GA म्यू न्यू, जब इस टर्म सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर भी म्यू म्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, रेपिटेशन है म्यू में, तो वो डमी बन जाएगा। CB फिर से क्या है, फिक्स ही रहेंगे। तो सभी में ऐसे ही हो रहा है। और ये देखो इंडिसेस में बैलेंस भी है, जब मल्टीप्लाई होगा तो म्यू म्यू से कैंसिल होगा, ऊपर कंट्रा में A को में BC रिमेनिंग रह जाएगा। सब में अगर आप देखो सभी में ऐसे होना है कि म्यू म्यू से कैंसिल होगा और ABC ही रहेगा हर टर्म के अंदर, फिक्स इंडेक्स ABC ही रहेगा। तो ये इंडिसेस बैलेंस है, ठीक है। अब ये याद कैसे करना, ये लिखा कैसे, पहले वो चीज समझ लो, फिलॉसफी इसकी समझ लो, ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए आपके लिए कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले, अगर मैं एक मिनट ठहरो, मैं आपको बताता हूँ कि अगर लेट से इसको, ये फार्मूला से मैंने लिख दिया, आप इसको जरा अंडरस्टैंड करते हैं हम कि इंडिसेस आए कैसे। तो 1/2 G, फिर G एंड यहाँ पे कॉमा प्लस G, इधर भी एक कॉमा आ जाएगा, एंड माइनस G, इधर भी एक कॉमा आ जाएगा, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इंडिसेस देख रहे हैं, इंडिसेस हमने हमेशा क्या करने होते हैं जी, बैलेंस करने होते हैं, ठीक है। पहली बात तो राइट साइड पे क्या है, कंट्रा में A है और को में B और C है, और G वाला जो है ये बेसिकली एक मीट्रिक टेंसर है, तो मीट्रिक टेंसर में हमेशा दो ही हमारे पास इंडिसेस होते हैं। तो अब पहली बात तो ये है कि आपको फर्क पता होना चाहिए कि अगर GAB लिखा हुआ है और अगर GA और B लिखा हुआ है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर एक कंट्रा और कंट्रा को में वैसे। सर कंट्रा एंड को का है। और इसके अलावा आप बताओ। आमना क्लास में है? इकरा, आमना भी ना सुन रही, इसको मुझे नाम लिख लेने दो। और इकरा सुन रही है? इकरा
आमना भी नहीं है, इकरा भी नहीं सुन रही, और जी कौन है? सर। कहाँ गायब थी? सर इकरा हूँ, मैं इधर ही हूँ। सर ये जो ओके। आपने लेफ्ट में लिखा हुआ है ना, ये को है, और जब इसका इनवर्स लेंगे ना तो वो कंट्रा बन जाएगा, और जो राइट पे लिखा हुआ है ना वो कंट्रा है। ये मीट्रिक है बेसिकली, गुड। और ये क्या है उसका? इनवर्स है। तो ये बच्चे आप समझ लें कि मीट्रिक के अंदर हमारे पास जब को में लिखा होता है मीट्रिक, तो वो एक ऑर्डिनरी डायरेक्ट 3/3 का मीट्रिक है, तो उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन अगर उसी मीट्रिक ट्रांसफर को अगर आप कंट्रा में लिख दो, तो वो जो है वो बेसिकली क्या करेगा, उसके उसी मीट्रिक के इनवर्स वाले एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लाइक अगर एक मीट्रिक है 100 r स्क्वायर, तो ये है GAB को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम GAB कंट्रा में लिख देते हैं तो दैट वुड बिकम 1/r स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसका इनवर्स है, ठीक है। तो जी सर। तो ये जो एक एलिमेंट लिखा हुआ है, ये जो एक एलिमेंट लिखा हुआ है GA कंट्रा में, बेसिकली जो आपके पास जो भी लाइन एलिमेंट जो भी मीट्रिक यूज हो रहा होगा, उसका जो इनवर्स फाइंड आप करोगे, उस इनवर्स का जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे पुट हो रहे हैं बेसिकली। समझे बात? यानी कि अगर G22 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, r स्क्वायर है, तो कंट्रा में G22 की वैल्यू क्या होगी, 1/r स्क्वायर। अब इसकी रीजन भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर ये आपने लीनियर अलजेब्रा में ये चीज पढ़ी हुई है, वैसे आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं याद, कि अगर कोई मीट्रिक कोई आपके पास 3/3 4/4 का मीट्रिक होगा, लेट्स से यहाँ पे x है, ये y है, यहाँ पे लेट्स से साइन स्क्वायर थीटा है, और बाकी एलिमेंट्स क्या हैं इसके, 0 हैं। तो ये हमारे पास एक मीट्रिक है। तो अगर आपको इस मीट्रिक का इनवर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए, जिसको टेंसर की फॉर्म में इनवर्स को मीट्रिक के अंदर कंट्रा में लिखते हैं, तो इसका इनवर्स क्या होता है? अगर ये डायगोनल मीट्रिक हो, तो डायगोनल मीट्रिक का जो इनवर्स होता है, सिंपली आप डायगोनल एंट्रीज को 1 में लिख दें, तो आपके पास उस मीट्रिक का इनवर्स आ जाता होता है, ठीक है। तो ये देखें 0 0 0, और डायगोनल्स को डील करना बड़ा आसान होता है कि डायगोनल का अगर इनवर्स फाइंड करना है, तो सिंपली उसके एलिमेंट्स को 1 बाय में कर दो, तो दैट वुड बी द इनवर्स ऑफ द सेम मीट्रिक, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि जो हमारे पास डायगोनल नहीं है, तो उसका फिर आपको प्रॉपरली इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा प्रॉपर मेथड से, जो कि इनवर्स फाइंड करने के मुख्तलिफ फार्मूले हैं। ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, और ए का डिटरमिनेंट वर्स है वो। तो ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा में यूज किया, अगर आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी मीट्रिक का इनवर्स अगर फाइंड आउट करना हो, तो उसके हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं, कोई भी मेथड यूज करके आप उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बच्चे, रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के थ्रू कर हाँ सकते रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर सकते हैं। मुझे नाम भूल गए हैं, लेकिन कुछ हैं मेथड्स इनवर्स फाइंड करने के। एक तो ये फार्मूला था, एक रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट से प्रोडक्ट करके। तो इस तरह आपको कोई भी एक आपको पता होना चाहिए, कोई एक के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए कि 3/3 अगर नॉन डायगोनल आ जाए, तो डायगोनल है तो सिंपल आप 1 बाय में कर दोगे तो इनवर्स आ जाएगा। लेकिन अगर नॉन डायगोनल आ जाए, तो उसका इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, यू मस्ट नो दैट। ये आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। 8th सेमेस्टर में आके आपको मैं इनवर्स फाइंड करना तो नहीं बताऊंगा मैं। ओके, बात समझ आ गई है? जो चीज मैं समझाना चाह रहा था, अगर कंट्रा में लिखा, जैसे इकरा ने बताया, दैट्स गुड, तो पता था कि को में लिखा हुआ है मीट्रिक, तो कंट्रा में लिख दो, तो ये सिर्फ मीट्रिक के आता है कि हर ट्रांसफर के लिए ऐसा नहीं होता। क्योंकि मीट्रिक ट्रांसफर जो होता है GAB, वो बेसिकली आपके मीट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 2/3। उसका जो कंट्रा का जो वेरिएंट होता है, कंट्रा जो वेरिएंट होता है उस वो बेसिकली ओरिजिनल मैट्रिक का इनवर्स बता रहा होता है। यहाँ तक बात खत्म होगी? कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं ये फार्मूला एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन समझ आ गई बात की? कोई क्वेश्चन है? नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, नो सर। अब इसमें जो एक और चीज, ये देखो यहाँ पे आपको कॉमा नजर आ रहा है हर टर्म के अंदर, ये भी कॉमा नजर यूज हो रहा है, यहाँ पे भी कॉमा यूज हुआ है, यहाँ पे भी कॉमा
यूज हो रहा है। तो मीट्रिक टेंसर में या किसी भी टेंसर में जब कोमे के बाद कोई इंडेक्स लिखा हो, चाहे कि यहाँ पे कोमा के बाद सी लिखा हुआ है, तो ये जो इंडेक्स होता है ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये एक प्रेजेंटेशन है, कोमा बता रहा होता है पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आपने जी बी म्यू जो भी है इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू सी। सिमिलरली सी म्यू का डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू पी। बी सी का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू। समझ आई बात की? यस सर। ओके, ये तो हो गया कि टर्म को रीड कैसे करना है, उनकी वो किस चीज को शो कर रही है। अब इंडिसेस जब बैलेंस करना है, ये फार्मूला ओपन कैसे होगा, बी सी डी आई कैसे, तो वो समझ लो पहले वो बात कि इधर देखो हमारे पास क्या है, बी और सी है। तो बेसिकली पहली जो चीज है, ये जो ए बी सी लिखे होंगे इन तीनों के रिस्पेक्ट के हिसाब से आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना ही लेना है। तीन है ना हमारे पास यहाँ पे इंडिसेस, तो 3 दफा ही हमने जी 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 लिखा हुआ है पहली बार। अब जितने भी फिक्स इंडिसेस ए बी सी गिवन है क्रिस्टोफर सिंबल के ऊपर, इन तीनों के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लेना बेसिकली। तो अगर आप इधर गौर करो तो पहले डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आया, सी के, फिर किसके रिस्पेक्ट से आया, बी के, और तीसरा किसके रिस्पेक्ट से आना चाहिए, ए के रिस्पेक्ट से आना चाहिए। ऐसे ही है ना? यस सर। तो अब इधर ए की जगह म्यू आया है, वो क्यों आया, क्योंकि ए के साथ हमने म्यू को मल्टीप्लाई करवा के तो उसको कंट्रा को को में कन्वर्ट किया बेसिकली, ताकि डेरिवेटिव सारा किस में आए, को में आए। तो जब ए को हम नीचे लेके आए हैं तो ए की जगह पे न्यू इंडिसेस इंट्रोड्यूस हुआ, दैट वुड बी म्यू। तो यहाँ पे ए की जगह पे म्यू आया। तो पहले जो चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जितने भी ये इंडिसेस हैं, हर इंडिसेस के लिहाज से एक एक दफा डेरिवेटिव आपने लेना है। को में है तो को का डायरेक्ट सी की जगह सी आ गया, बी की जगह बी आ गया। लेकिन अगर कंट्रा में है तो कंट्रा को फिर पहले नीचे कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा डेरिवेटिव में। जब नीचे लाओगे तो फिर वो ओरिजिनल की जगह पे जो डमी नया इंट्रोड्यूस करवाया होगा आपने, वो फिर वहां पे यूज होगा। पहली बात, यहाँ तक बात समझ में आई? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि हर एक के रिस्पेक्ट से आपने डेरिवेटिव लेना है। अब दूसरा पॉइंट कि अगर को वाला इंडिसेस है, बी और सी दोनों को में है ना, तो अगर को का पार्शियल डेरिवेटिव ले तो उसके साथ में हमेशा साइन किसके आएगा, प्लस का आएगा। उसके साथ जैसे यहाँ पे भी प्लस का साइन ही है, उसके साथ हमेशा क्या आएगा, प्लस का साइन। तो ये सी के रिस्पेक्ट से था, ये देखो सी के रिस्पेक्ट से लिया पहले, तो सी के रिस्पेक्ट से जब लिया तो प्लस साइन आया, फिर बी के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लिया, फिर भी क्या आ गया, प्लस साइन आ गया। उसके बाद ये सी और बी तो को में थे, लेकिन बाद में क्या है, कंट्रा का एक एलिमेंट है जिसको आपने डेरिवेटिव दिया है। तो कंट्रा का जब आएगा तो साइन क्या आता है, हमेशा माइनस का आता है। तो ये देखो जी नीचे क्या आता है, बी सी था ना, तो बी और सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, तो सी को आपने यहाँ से हटा के डेरिवेटिव के बाद लिख दिया। तब यहाँ से सी को हटाया तो यहाँ पे फिर डमी इंडिसेस आपको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तो वो हमने म्यू करवा दिया। उसके बाद यहाँ से आपने बी को हटाया। जी जी सर हम यहाँ पे बी सी क्यों इकट्ठा क्यों नहीं लिख सकते, बी म्यू और सी बाद में लिखा है। हाँ हाँ, क्योंकि मैंने बताया क्यों बच्चे लिखा है? कि जो जो फिक्स इंडेक्स हैं उनके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है हमने। तो कोमा डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा था, पहले हमने एक दफा बी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, एक दफा हमने सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, एक दफा हमने ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो ए बी और सी जो है वो मस्ट है कि वो कोमा के बाद एक एक टर्म में लाजमी आएंगे। वो हमने सी लिख लिया, बी लिख लिया और म्यू लिख लिया, वो चाहे आप बाद में भी लिख लो, चाहे इधर बी लिख लो, इधर सी लिख लो, इधर म्यू की जगह ए भी लिख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। ए बी सी आप लिख सकते हो, ये नहीं कि ओके मैं सर, आपको बस नीचे यही कंफ्यूजन थी कि वो बी सी लिखा फिर सी भी लिखा है, आगे पीछे आप कह रहे हैं लिख सकते हैं, बस यही थी कंफ्यूजन। हाँ ओके। अब ये देखो, अब नीचे वाले में मैं दोबारा लिखने लगूंगा। पहले अगर आप लेट से ले लेते हैं बी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर क्या लेते हैं आप, सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, और फिर आप क्या लेते हैं, इधर ए था तो ए कंट्रा में था, तो नीचे लाने के लिए डमी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, तो हमने डमी क्या लिया थी, म्यू ले लिया। तो हमने बेसिकली बी सी और म्यू के रिस्पेक्ट से हमने डेरिवेटिव लिख दिए। तो इधर ए और म्यू आएगा, म्यू ने क्या करना है कि जितने भी नीचे ये जो म्यू लिखे जाएंगे उनको उसने बैलेंस करना है, ठीक है।
अब ये देखो जी के साथ दो वर्टिसेस आते हैं, तो बी के रिस्पेक्ट से तो आपने डेरिवेटिव ले लिया, जब बी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले चुके तो नीचे यहाँ पे क्या रह गया, बी सी के, जब बी यहाँ से गया तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे जस्ट सी रह गया, तो सी आपने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया एज इट इज, सी वैसे रह गया, बी वहां से हट गया, जहां से बी हटाया वहां पे क्या आ गया, म्यू आ गया। उसके बाद नीचे से सी आप ले गए डेरिवेटिव में, जब सी हट गया तो वहां पे सिर्फ बी रह गया, तो सी जब चला गया कोमे के बाद डेरिवेटिव में, तो वहां पे फिर बैलेंस करने के लिए म्यू आ गया, और यहाँ पे हमने क्योंकि म्यू के रिस्पेक्ट से लिया तो बी सी एज इट इज ही रहेंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ आई बात की? तो मेन चीज है कि पहले ये देखो कि डेरिवेटिव किस किस के रिस्पेक्ट से आना है, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आना है वो डेरिवेटिव पहले वो वाले पहले इंटीजर लिख लो, और बाद में उनको आप जो रिमेनिंग रह गए हैं उनको लिख के और इंटीजर को बैलेंस करने के लिए आपको डेमी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। इसको रटा लगाने की कोशिश करोगे तो आपको भूल जाएगा, इसके ऊपर मैं इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट फिलॉसफी पता हो, तो किसी भी जगह पे अगर आपको एक्सपेंड करना पड़ जाए, किसी ए बी सी की जगह पे कोई भी एक्स वाई जी लिखा हो, तो आपको उसके इंडिसेस खुद से बैलेंस करने आने चाहिए। सर ये समझ जो आई? हाफ जी ए म्यू लिखा है ये फॉर्मूले में, मतलब ये फॉर्मूला ही है ना, तो ये बाकी फार्मूले जो का है पार्ट है। जी ठीक है। ओके, समझ आ गई अमदा? यस सर, यस सर। आमना आप क्लास में हो? आमना नहीं ना आज क्लास में? ठीक है, इसका मैं लिख लेता हूँ आमना को। ओके, उसके बाद मुझे ये बताओ जी, चलो हमजा आप रिपीट कर सकते हो जो चीज मैंने बताई है, ये फार्मूला कैसे एक्सपेंड हुआ है, यस सर, बताओ जरा, यस सर। ताकि बच्चों को समझ लग जाए। क्रिस्टल सिंबल का फॉर्मूला यूं एक्सपेंड हुआ है कि अगर हमारे पास ए बी सी का हमने क्रिस्टोफर फॉर्मूला लिखना है, तो सबसे पहले 1/2 तो सर ने बताया कि वो फार्मूले का पार्ट है। हमने 3 जी के लिहाज से तीनों मीट्रिक लिख लेने, और जो हमारे पास हैं को वाले, उनके लिहाज से हमने डेरिवेटिव लेना है तीनों के लिहाज से। जब हमने तीनों को ब्रैकेट में लिख लिया है तो हमने देखना है प्लस उनके साथ लगेगा जो को वाले हैं, और जो कंट्रा वाला है उसके साथ हम जी के साथ माइनस लगाएंगे। ये तो हो गया साइन की कि हमने साइन कैसे सिलेक्ट करना है। देन जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो चाहे हम पहले बी सी ए इनमें से कोई भी पहले ले सकते हैं, जो भी लेना है हमने उसके रिस्पेक्ट से लिया, और जो बच गया उसके साथ हमने न्यू वाला इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि डमी था। जैसे पहले में सर ने अगर बी के साथ लिया है तो उसमें हमारे पास सी बच गया, सी के साथ हमने डमी वाला इंट्रोड्यूस करवा दिया, और उसके बाद जब हमने सी के साथ लिया वहाँ बी बच गया, तो बी के साथ हमने म्यू इंट्रोड्यूस करवा दिया डमी वाला। देन हमने कंट्रा वाला लिखा, उसमें ए के रिस्पेक्ट से लिखना था, तो ए की जगह हमने न्यू इंडिसेस इंट्रोड्यूस करवाया है, तो हमने म्यू लिखा, और हमारे पास जो बच गए हैं वो बी सी हैं। क्योंकि ए कंट्रा में था इसलिए हमें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा वहां पे, न्यू कंट्रा में इतना है। यस, उसको को में करने के लिए हमने न्यू के रिस्पेक्ट से लिया डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके गुड। हाँ बच्चों समझ आ गई है, फार्मूला एक्सपेंड कर लोगे? कोई क्वेश्चन एनीवन? सर जी हमजा जी, ने कहा है कि हम ए बी सी जब इसका डेरिवेटिव लेना तो हम ए बी सी लिख सकते हैं। अगर हम ए को लिखेंगे तो फिर वो अरेंजिंग गलत हो जाएगी, उसके साथ तो हम माइनस ले रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास कंट्रा में है। तो वो अगर ए बी सी लिखोगे तो आपको साइन का तो ख्याल रखना ही रखना है कि अगर लेट से ये देखो ना, आपने अपनी जो फिलॉसफी है ना उसको नहीं छोड़ना। ए बी सी तो वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि हमने ए बी सी के रिस्पेक्ट से लेना ही लेना है। अगर आप लेट से ये लिखते हो जी जी एंड जी, और पहले ए के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर बी के रिस्पेक्ट से, और फिर सी के रिस्पेक्ट से, तो ए को क्या आप कंट्रा से ले रहे हो, कंट्रा ऊपर से आता कन्वर्ट करवाने के लिए फिर आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू। जब इधर म्यू लगा दिया आपने, इसके साथ भी माइनस साइन आना, बाकी सबके साथ क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। इधर म्यू आ गया तो नीचे इधर क्या था, ए बी सी, नीचे क्या था, बी सी था, तो बी सी एज इट इज आ जाएगा। इधर बी ऑलरेडी यूज हो चुका, दोबारा नहीं आ सकता, तो बी की जगह पे हमें फिर सी तो आ सकता है क्योंकि नीचे सी था,
तो हमने यहाँ पे म्यू लगा दिया। इधर सी यूज हो चुका है तो बी तो आ जाएगा, लेकिन साथ क्या आएगा, म्यू आएगा। तो ये फिर फार्मूला बन गया। जो स्टेप्स बताए उनको उनका ज़हन में रखना है कि वो किस तरह से, टर्म आगे पीछे वाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इंडिसेस को जिस तरह से हम यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपके समझ में आना चाहिए। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, फर्क कोई भी नहीं है इन तीनों में। समझ आ गई बात की? ओके जी सर। क्योंकि ये देखो, एक और चीज में रखना कि क्रिस्टोफर सिंबल जो होते हैं ना, ए बी सी, ये इक्वल होता है ए सी बी के। क्रिस्टोफर सिंबल जो होते हैं ये हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं अपने कोवेरिएंट इंडिसेस में। चाहे ए बी सी लिखा हो या ए सी भी लिखा हो, ये दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम होंगे तो फिर इनका फार्मूला भी क्या होगा, दोनों का सेम ही होगा। यानी कि ये जो फार्मूला हमने ओपन किया है, ये फार्मूला सेम इस चीज का भी हो सकता है, ए सी बी का। ठीक है, ये सिमेट्रिक होता है। अगर सिमेट्रिक कहाँ पे, कोवेरिएंट इंडिसेस में। ठीक है, समझ आ गई बात की? इन जनरल यस सर। अगर इसको मैं ये लिखूं कि लेट्स से 1 2 1, तो अगर इसकी वैल्यू ओपन करो या 1 1 2 की ओपन करो, इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, हमेशा सेम ही होगी। क्योंकि 2 1 जो नीचे लिखा हुआ है या उसको 1 2 भी लिख दो तो सेम आंसर देगा, ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ आ गई बात की? यस सर। जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्लास में हम अब सीखेंगे कि जो डिफरेंट मेट्रिक टेंसर हैं, कार्टेशियन, स्फेरिकल है या पोलर है, तो उनके क्रिस्टोफर सिंबल्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिक टेंसर इस्तेमाल हुए जी ए बी जी जी टू, ये हर एक के लिहाज से डिफरेंट वैल्यूज आएंगी जब हम कोई ना कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे, तो हम सीखेंगे कि किस तरह से उनकी वैल्यूज आ सकती हैं। लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास में इस फार्मूले की फिलॉसफी पता होनी चाहिए। अगर नहीं समझ तो क्लास फेलो के साथ डिस्कस करो और उनसे पूछ लो। लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्ट मैं इसी कैलकुलेशन पे जाऊंगा। ठीक है, और जो होमवर्क के तौर पे है वो आपको बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। ठीक है, कार्टेशियन से कोई सिलेंड्रिकल सो ऑन, ये पता हो, करना आना चाहिए आपको ट्रांसफॉर्म। और क्रिस्टोफर सिंबल्स का फार्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, तो फार्मूला होता क्या है और वो बनता कैसे है। ठीक है, अब किस कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनीवन? नो सर। आमना क्लास में थी, एक मिनट है वो मुझे चेक कर लेने दो। 7020। ओके बच्चे, आप लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस मैंने मार्क कर दी है आपकी। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।